हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड सिक्योरिटी। तो ये एक रोड मैप है हमारे सामने जो जो हम पढ़ने वाले हैं फूड सिक्योरिटी में। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पीटी में भी 2016, 17 और 18 में 3 बार क्वेश्चन बन चुके हैं। और मुख्य परीक्षा की बात करें तो 2013 और 21 में एनएफएसए कार्यक्रम को लेकर के क्वेश्चन था डायरेक्ट। क्या था वो अभी सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो 2 बार मेंस में क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक से, और पीटी में भी क्वेश्चन आते ही रहते हैं ना। तो ये बेसिकली अपना एक रोड मैप है। एक बार आप नज़र डाल लो कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। हम एक तो ये समझेंगे खाद्य सुरक्षा क्या है, वर्तमान में इसका महत्व क्या है, इसके आयाम क्या है, और वर्तमान में स्थिति क्या है भारत में, है ना। फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन एनएफएसए कार्यक्रम को लेके बात करेंगे, और जो 21 वाला क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर एनएफएसए कार्यक्रम पढ़ेंगे, है ना। तो आप उस क्वेश्चन को लिखने की स्थिति में आओगे, और अगर किसी और डायमेंशन में अगली बार क्वेश्चन आता है तो आराम से लिख पाओगे, ठीक है। एनएफएसए कार्यक्रम से रिलेटेड ही डब्ल्यूटीओ में हमारी जो अंबर बॉक्स सब्सिडी है उसका उल्लंघन होता है, तो सब्सिडी क्या है वो पढ़ेंगे, है ना। कौन सी सब्सिडी का उल्लंघन हो रहा है ये पढ़ेंगे। और डब्ल्यूटीओ में लेकर के कैसे चुनौतियां हैं तो डब्ल्यूटीओ को भी समझ लेंगे थोड़ा सा। पीस क्लोज क्या है, और टीएफए एग्रीमेंट जो अमेरिका लाना चाहता था, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, ये क्या है, इस पे अपन बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज जो हम है एक तो फूड सिक्योरिटी क्या है इस पे बात करेंगे, वर्तमान में महत्व, इसके आयाम, और आज जो भारत में स्थिति चल रही है, कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट को देख के हम जो है एक स्थिति का पता लगाएंगे भारत में फूड सिक्योरिटी की स्थिति कैसी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो फूड सिक्योरिटी को पढ़ने से पहले एक बार अपन एक संगठन को जान लेते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन। आपने इनका नाम सुना होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, है ना। इसको देख लेते हैं क्योंकि ये क्या है, खाद्य सुरक्षा के मानक तय करते हैं, है ना। तो इसके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। तो इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है ना। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। और ये संयुक्त राष्ट्र की यानी यूएन की, है ना, यूनाइटेड नेशंस की सहयोगी संस्था है। कभी बीटी में क्वेश्चन बने तो आप याद रखिएगा कि जो FAO है ये यूएन की सहयोगी संस्था है। इसका मुख्यालय रोम में है, और इसका काम है विश्व में खाद्य सुरक्षा से संबंधित मानक डिसाइड करना, है ना। एक मानक होना चाहिए ना खाद्य सुरक्षा के, तो वो उन पे ये मानक डिसाइड करने का काम करते हैं। इनकी एक रिपोर्ट हर साल जारी होती है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ये एक रिपोर्ट है इनकी जो हर साल जारी होती है। तो कभी इस पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन इनकी रिपोर्ट पे भी आ सकता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा कि 16 अक्टूबर 1945 की इनकी स्थापना होती है। यूएन की ये सहयोगी संस्था है, इनकी एक रिपोर्ट है, और इनका कार्य है खाद्य सुरक्षा के मानक स्थापित करना, ठीक है। ये एक रफ अंडरस्टैंडिंग अपन ने FAO पे बना ली। अब अपन खाद्य सुरक्षा पे बात करते हैं। तो बेसिकली खाद्य सुरक्षा क्या है ना। तो FAO ने क्या कहा है, जिस संगठन के बारे में अभी हमने बात की, इसने क्या कहा है कि फूड सिक्योरिटी क्या है, खाद्य सुरक्षा क्या है। तो FAO कहता है कि यार सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में, मैंने कहा सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण भोजन निरंतरता के साथ मिले, तो हम कहेंगे कि फूड सिक्योरिटी हम उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति विशेष को दे रहे हैं, है ना। ये कोई देश जो है अपने लोगों को खाद्य सुरक्षा दे रहा है, अगर वहाँ के सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में, यानी सभी लोग हों उसमें शामिल, ऐसा नहीं कि केवल कुछ लोग शामिल हो, सभी लोग शामिल हों और उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले। ऐसा नहीं कि केवल आधा पेट भोजन मिल रहा है, और उचित पोषण भोजन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आपने खाने के लिए, पेट भरने के लिए दे दिया, लेकिन वो उसमें पोषण ही नहीं है ना। पोषण युक्त भी होना चाहिए, है ना। अभी हम जानेंगे अल्प पोषण और कुपोषण क्या होता है, उस पर जब आपको समझ आएगा कि मैं ये चीज़ क्यों कह रहा था कि भर पेट खाना जरूरी नहीं होता है। जरूरी ये होता है कि उचित पोषण वाला खाना मिले, है ना। और जो खाना मिल रहा है वो निरंतरता के साथ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस एक बार मिल गया फिर बाद में नहीं मिल रहा है। तो फूड सिक्योरिटी का बेसिकली मतलब होता है कि सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण भोजन निरंतरता के साथ मिले, है ना। तो इस डेफिनेशन को आप याद कर लो अच्छे से, कभी भी आपके आंसर्स में ये हेल्प करेगा, पीटी में क्वेश्चन में भी ये हेल्प करेगा, है ना। तो बेसिकली FAO का मतलब क्या है ये आप समझ चुके हो। अब एक बार अल्प पोषण या भूखमरी को समझ लेते हैं, जिसको अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं अपन।
तो जब भी आवश्यकता से कम भोजन मिलता है तो हम कहेंगे कि व्यक्ति अल्प पोषण का शिकार है ना। जब जितनी उसकी नीड है उतना उसको नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे कि व्यक्ति अल्प पोषण का शिकार है। लेकिन जब हम बोलेंगे ना कुपोषण, कि कौन व्यक्ति कुपोषित है, तो हम कहेंगे कि उसको भरपेट खाना तो मिल रहा है लेकिन पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है ना। जैसे कि हमें फाइबर्स की, प्रोटीन की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब आप अगर सरकार हमें केवल गेहूँ खिला रही है, केवल चावल ही चावल खिला रही है, जो कि एनएफएसए कार्यक्रम पे एक तरीके का आरोप भी लगता है ना, तो हम बात करेंगे उस पर। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि पौष्टिक युक्त अगर भोजन मिले तो व्यक्ति कुपोषण से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर उसको भरपेट खाना मिल रहा है लेकिन पौष्टिक युक्त नहीं मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति कुपोषित है। तो ये अंतर है भूखमरी में और कुपोषण में। ठीक है, उम्मीद है आप ये भी समझ पाए हो, उम्मीद है आप खाद्य सुरक्षा क्या होती है ये समझ पाए हो। अब इसका वर्तमान में महत्व क्या है, एक बार हल्की सी नज़र इस पर डाल लेते हैं। जैसा कि आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में SDG गोल्स की शुरुआत की थी। उसमें 17 SDG गोल्स थे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस के अनुसार ये था कि संपूर्ण विश्व को, यानी विश्व के सभी देशों को 2030 तक उन सारे गोल्स को पूरा करना था। 17 लक्ष्य हैं, SDG गोल्स हैं। ये वो SDG गोल्स हैं जो 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने लेके आए थे। 2030 तक का लक्ष्य बना के संपूर्ण विश्व को ये प्राप्त करना था। आप देखिएगा जो गोल नंबर 2 है ना, जीरो हंगर, ये भी खाद्य सुरक्षा से संबंधित है ना, कि भारत यूनाइटेड नेशंस ने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ये लक्ष्य रखा है, गोल नंबर 2, कि हम जो है विश्व में 2030 तक संपूर्ण विश्व से भूखमरी को ख़त्म करेंगे, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को जो है उचित पोषण भोजन निरंतरता के साथ मिले, ये सुनिश्चित करेंगे। ये गोल है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2। तो यूएन ने 2015 में जो है SDG गोल्स रखे दुनिया के सामने और लक्ष्य रखा 2030 तक इनको प्राप्त करने का। तो हम वर्तमान के महत्व में इनकी बात करें तो हम पहला पॉइंट ये समझेंगे कि यूएन ने जो SDG गोल्स रखे हैं उसमें गोल नंबर 2 जीरो हंगर की बात करता है ना। जो गोल नंबर 2 है वो जीरो हंगर की बात करता है, शून्य भुखमरी की बात करता है। और इसी के लिए भारत सरकार ने 2017 से शून्य भुखमरी कार्यक्रम की शुरुआत की। और इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, 3 जिलों का चयन किया। उन्होंने पहले शून्य भुखमरी कार्यक्रम को जब इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने भारत सरकार ने क्या किया, 2017 में पहले 3 जिलों को चयनित किया और उन 3 जिलों में उनके कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट किया, है ना। उन्होंने देखा कि पहले हम 3 जिलों में खत्म करेंगे बुरी भुखमरी, उसके बाद जो है अगर ये कार्यक्रम सफल होता है तो इसको फिर पूरे इंडिया के लेवल पे, है ना, हम इसको लागू करेंगे, है ना। उनमें एक जिला था गोरखपुर उत्तर प्रदेश का, एक थाने था महाराष्ट्र का, एक कोरापुर था उड़ीसा का। ठीक है, तो ये 2017 में शून्य भुखमरी कार्यक्रम की शुरुआत करती है भारत सरकार और उसमें 3 जिलों का चयन करती है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक संपूर्ण भारत में हम शून्य भुखमरी का प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि SDG का गोल भी 2030 तक का है। और भी संबंधित कार्यक्रम है शून्य भुखमरी से संबंधित, जैसे कि NFSA कार्यक्रम है, NFSA एक्ट 2013 पढ़ेंगे हम। मिड डे मील कार्यक्रम है, बच्चों को जो स्कूल में जो भोजन दिया जाता है। और समन्वित बाल विकास कार्यक्रम है, समन्वित है ये, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम चला रही है भारत सरकार। राष्ट्रीय पोषण मिशन चल रहा है महिलाओं बच्चों के लिए, श्री अन्न योजना चल रही है ना। तो ये एक संबंधित कार्यक्रम है जो भी हमारे शून्य भुखमरी को प्राप्त करने की और एक कार्यक्रम है ना। तो आप इन सब चीज़ों को भी कोट कर सकते हो कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा का महत्व क्या है और भारत सरकार के इससे रिलेटेड प्रयास क्या है ना। और भारत सरकार के अथक प्रयास से आपको पता है कि 2022 और 23 के वर्ष को मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया यूनाइटेड नेशंस ने, है ना। और यूएन के द्वारा मोटा अनाज वर्ष के रूप में अभी मनाया गया है। अभी कुछ टाइम पहले बहुत चर्चाओं में था ये। तो इस चीज़ को भी आप इसमें कोट कर सकते हो। और मोटा अनाज की बात करें तो मोटा अनाज के उत्पादन में भारत जो है विश्व में अग्रणी है ना। पूरे विश्व का 20% अकेला भारत करता है और एशिया का 80% जो है भारत उत्पादन करता है मोटा अनाज। मोटा अनाज में ज्वार बाजरा और वो सब जो होता है ना वो, है ना। और खाद्यान्न उत्पादन की बात करें यानी गेहूं चावल और ये सब की बात करें तो लगभग 330 MMT मिलियन मेट्रिक टन भारत का उत्पादन होता है प्रति वर्ष। और बागवानी फसलों की बात करें यानी जो फल सब्जी है या जो सुगंधित पुष्प वगैरह जो वो सब होता है ना, उसमें 350 MMT हमारा है ना भारत का।
यानी हमारी बागवानी फसलों का उत्पादन जो है खाद्यान्न से भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसको क्या है ना, स्टोरेज नहीं कर पाता है, हमारे पास स्टोरेज की क्षमता नहीं है, तो उस चक्कर में ये बहुत सारा अनाज जो है ख़राब हो जाता है, जो बागवानी फसल से संबंधित जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो ये एक बड़ी चुनौती है, इस पर भी अपन बात करेंगे। लेकिन एक रफ आइडिया रखिएगा, आपके खाद्यान्न उत्पादन 330 MMT है और 350 MMT बागवानी फसलों का उत्पादन है भारत में। तो ये एक रफ आइडिया आपको लगा, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है। और 2020 में जैसी कोरोना महामारी के दौरान विश्व के सामने जो खाद्यान्न का संकट छाया हुआ था, उसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये चीज़ हमें यहाँ से समझ आती है ना, खाद्य सुरक्षा के वर्तमान महत्व में। तो यहाँ तक एक रफ अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई। अब हम एक बार खाद्य सुरक्षा के आयाम पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डायमेंशंस हैं इसके। तो पहले तो 3 डायमेंशन थे जो WHO ने दिए थे, है ना, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने दिए थे। 3 डायमेंशन दिए थे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड हो और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो। यानी भोजन की उपलब्धता हो, भोजन की सब तक पहुँच हो और भोजन का समुचित उपयोग हो। ये 3 आयाम थे, लेकिन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें एक और आयाम जोड़ा कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड भी होना चाहिए, यानी निरंतरता के साथ भी मिलना चाहिए। तो आप जो है इन 4 आयाम को हमेशा याद रखिएगा। खाद्य सुरक्षा के 4 आयाम हैं। जो 3 आयाम है वो WHO ने दिए थे। एक उपलब्धता को बताता है कि भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए, भोजन तक सबकी पहुंच होनी चाहिए और उसका समुचित उपयोग भी होना चाहिए, है ना। और फिर FAO ने एक और आयाम जोड़ दिया कि इन 3 के अलावा एक चीज़ और होनी चाहिए, निरंतरता के साथ ये तीनों चीज़ें हों, है ना। यानी निरंतरता, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। तो ये जो है 4 आयाम फूड सिक्योरिटी के हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद भारत में खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति है, अब ये देख लेते हैं, है ना। तो वर्तमान में चिंताजनक है, जिसे निम्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के आधार पर समझा जा सकता है। तो कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर हम जो है आइडिया लगा सकते हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति है। पहला तो जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, क्या है अभी अपन बात करेंगे आगे। केवल आप याद रखिए कि 2023 की इसकी रिपोर्ट आई है, इसमें 111वां स्थान भारत का है 125 देशों में से। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि भारत में भुखमरी की क्या स्थिति है, ये आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो। FAO की रिपोर्ट बोलती है कि 19.5 करोड़ लोग भारत में अल्प पोषित हैं। अल्प पोषित माने तो भुखमरी, है ना। अभी हमने समझा अल्प पोषण और कुपोषण में अंतर बताया था मैंने आपको, है ना। ये अल्प पोषण यानी आवश्यकता से कम भोजन मिल रहा है, कुपोषण यानी पौष्टिक भोजन की कमी है, ठीक है। तो FAO कह रहा है कि 19.5 करोड़ लोग अल्प पोषित है, 2022 की रिपोर्ट है ये। और 2023 की रिपोर्ट बोलती है कि 233.9 मिलियन लोग अल्प पोषित है। तो इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हो कि भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति कितनी गंभीर है। एक और रिपोर्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट 5, है ना, नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5, फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5। ये बोलती है कि 5 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं ना हमारे, वो लगभग 67% बच्चे तो एनीमिया के ग्रसित हैं। एनीमिया है ना, खून की कमी। और 14 से 49 वर्ष तक की आयु की जो हमारी महिलाएं हैं वो लगभग 56% एनीमिया से ग्रसित है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है। अगर हमारा युवा, अभी जैसे कल के करंट अफेयर्स में था कि भारत जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ भारत को भी मिल रहा है। 2055 तक हमारी जो युवा आबादी होगी वो औसत उसकी उम्र 25 से 30 होगी, है ना, जो कि इंडिया के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना, विश्व के लेवल पे compete करने के लिए, है ना। क्योंकि चाइना और अमेरिका जैसे देशों का औसत उम्र जो है 39 और 38 हो रहा है ना, ये देश बूढ़े हो रहे हैं, हम जवान हो रहे हैं। लेकिन हमारे सामने चुनौती है कि हमारे बच्चे जो हैं कम से कम ये इस तरीके की चीज़ों से तो ना जूझे। अगर वो अल्प पोषित हैं, अगर वो कुपोषित हैं, अगर वो चाइल्ड स्टंटिंग या चाइल्ड वेस्टिंग के शिकार हैं, जिसको अल्प दुबलापन या बाल दुबलापन या फिर बाल ठिगनापन बोलते हैं, है ना। तो ये बड़ी चुनौती है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए भी भारत सरकार को काम करना चाहिए। ये चीज़ हमें ये बताती है ये रिपोर्ट्स कि यार कितनी बड़ी चुनौती है। अगर हमारा बच्चा इस तरीके की परेशानियों से जूझेगा तो वो कैसे हम उसका स्किल डेवलपमेंट करेंगे, कैसे हमारे देश को जो है हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा पहुंचाने में उसको कैसे हेल्प मिलेगी।
तो इन रिपोर्ट से हमें ये आइडिया लगा। उसके बाद FAO की रिपोर्ट ही बोलती है कि लगभग 36% बच्चे बाल ठिगनापन का शिकार हैं। यानी बाल ठिगनापन का मतलब क्या हुआ? बाल ठिगनापन का मतलब ये हुआ चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब जितनी उम्र है ना उतनी उसकी लंबाई नहीं है, इसको बोलते हैं बाल ठिगनापन। तो 36% बच्चे जो है हमारे देश में बाल ठिगनापन के शिकार हैं। 19% बच्चे बाल दुबलापन का शिकार है, यानी जितनी उसकी उम्र है उतना उसका वेट नहीं है ना। और ये यहाँ तक हमने भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति के बारे में कुछ रिपोर्ट्स देखी। और एक और रिपोर्ट जो बोलती है वो और भी चिंताजनक है। भारतीय मौसम विभाग का मानना है कि 2023 और आगामी वर्ष में अल नीनो का प्रभाव भारत में होगा। जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा, अल नीनो जब भी होता है तो हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून में दिक्कत आती है ना, हमारे मानसून बिगड़ जाता है भारत का। और आपको पता है कि मानसून बहुत मैटर करता है भारत जैसे देशों के लिए जो कृषि प्रधान देश है ना। तो अल नीनो के प्रभाव से अकाल और इन सब की समस्या और बढ़ जाती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि उपयुक्त रिपोर्टों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति गंभीर है ना, तथा भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ये तो है भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति। कभी भी क्वेश्चन आए मेंस में तो आप आराम से लिख सकते हो कि भाई भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है, स्पष्ट कीजिए, आप लिख सकते हो, है ना। ये जो रिपोर्ट्स हैं इनका वहाँ हवाला देके बोल सकते हो कि भाई GHI 2023 ये बोलता है, FAO ये बोलता है, ठीक है। तो इस तरीके से भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति बड़ी गंभीर नजर आती है। इसके लिए भारत सरकार को प्रयास करने चाहिए, है ना। और तो यहाँ तक आप भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है ये समझे, खाद्य सुरक्षा होती क्या है ये समझे, खाद्य सुरक्षा के आयाम क्या है ये समझे, और खाद्य सुरक्षा का महत्व क्या है ये समझे आप एक बार आप GHI भी समझ लो, क्योंकि GHI की रिपोर्ट हमने देखी 2023 वाली। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है एक बार रफ आइडिया ले लो। पहले इसको IFPRI द्वारा जारी किया जाता था, लेकिन आज इसको दो संस्थाएं जारी करती हैं। इसको भूल जाओ IFPRI क्या था, आप केवल इन दो संस्थाओं का नाम याद रखो, कभी PT में डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। द कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ, ये दो संस्थाएं हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हर साल जारी करती हैं। 4 इनके सूचक होते हैं, जब ये रिपोर्ट बनाती हैं तो ये 4 सूचक को इसमें शामिल करती हैं, ठीक है। और 0 से लेकर के 1 के बीच में अंक दिए जाते हैं किसी भी देश को इन 4 सूचक के आधार पर। जैसे अल्प पोषण की क्या स्थिति है उस देश में वो देखेंगे, 1/3 भारांश अल्प पोषण का है। बाल मृत्यु दर देखेंगे 1/3 इसका है। बाल ठिगनापन और बाल दुबलापन की स्थिति देखेंगे 1/6 भारांश इनका है। इसके आधार पर जो है किसी भी देश को 0 से लेकर के 1 के बीच में अंक दिए जाते हैं, है ना। और उस हिसाब से उस देश की रैंकिंग तय होती है कि ये देश कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है। भारत की अगर बात करें तो 2023 में 111वां स्थान भारत का है 125 देशों में। पाकिस्तान की बात करें तो 102, बांग्लादेश 81, नेपाल 69, श्रीलंका 60। तो ये एक फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आपके सामने हो गई इसकी कि भाई GHI क्या है। याद रखिएगा इसके 4 सूचक हैं और 0 से 1 के बीच में जो है अंक दिए जाते हैं किसी भी देश को। और तो यहाँ तक आपने जो है समझा खाद्य सुरक्षा क्या है, वर्तमान में महत्व क्या है, खाद्य सुरक्षा के आयाम क्या है, वर्तमान में स्थिति क्या है, और हमने GHI को अलग से देखा। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो NFSA कार्यक्रम होगा। ये 2021 के मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है? तो इसमें हमें पहले NFSA कार्यक्रम बताना है ना। इसकी मूल मांग क्या है? NFSA कार्यक्रम। और उसके बाद पहले हमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं बतानी है। तो NFSA कार्यक्रम समझाएंगे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव समझाएंगे, उसकी चुनौतियां क्या है ये भी बताएंगे। सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है? सहायता तो की है, लेकिन थोड़ी बहुत चुनौतियां भी है, वो भी अपन बात करेंगे क्या क्या चुनौतियां है ना। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 क्या है ना। उसके बाद इसके प्रोग्राम क्या है, किस तरीके से इसको क्रियान्वित किया जाएगा, ठीक है। इसमें किन किन लोगों को टारगेट करके जो है हम खाद्य सुरक्षा की स्थिति को सुनिश्चित करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ चुनौतियां हैं वो देखेंगे। और पहली चीज़ तो इस एक्ट में ही चुनौती है वो देखेंगे। दूसरी चीज़ इस एक्ट को लेके WTO में हमारा अम्बर बॉक्स सब्सिडी का उल्लंघन होता है तो वो क्या है वो देखेंगे। दूसरी चीज़ अमेरिका TFA को रिप्रेजेंट करना चाहता है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। उसमें क्या होता है कि सब्सिडी पर जो है रोक लग जाती है, कोई भी देश जो है इस अम्बर बॉक्स सब्सिडी का उल्लंघन नहीं कर सकता ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इस तरीके से हम जो है इस
आंसर को लिखने की स्थिति में आएंगी। तो उम्मीद है आप यहाँ तक के लेक्चर को समझ पाए हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट पे। बहुत बहुत धन्यवाद।